आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो एक डॉक्टर है, एमबीबीएस एमएस डॉक्टर, और एफआरसीएस इन्होंने लंदन से किया है, एलएलबी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमबीए डिग्रीज, और इसके साथ ही ये एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे यूएसए ईएचआर एंड रिसर्च पे इन्होंने अपना जो रिसर्च है 64 कंट्रीज में प्रेजेंट किया फ्रेंड्स। और इसके अलावा सर का अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेंटल हेल्थ एंड रिलेशनशिप काउंसलर भी रह चुके हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस साइको एनालिस्ट एंड ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्पीकर भी रह चुके हैं। और इसके साथ इन्होंने बहुत सारे, ये एमबीबीएस एमएस डॉक्टर तो है लेकिन बहुत सारे ऐसे नेटवर्क कंपनी में भी इन्होंने वेलनेस के ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग किया है, इवन बिजनेस के ऊपर भी, किस तरह से बिजनेस करना है उसके ऊपर भी इन्होंने ट्रेनिंग दिया हुआ है। और इसके साथ साथ he has been associated with international organization like GDCF, IDF, IMPA and WIMPA। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ये एसोसिएट रह चुके हैं। और इसके अलावा हमारे जो राष्ट्रपति के मेडिकल पैनल है, जब हमारे लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे उस टाइम पे भी सर ने वहाँ पे एज अ मेडिकल काउंसलर वहाँ पे वो रह चुके हैं ऑलमोस्ट आई गेस 5 years इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। तो इतना बड़ा प्रोफाइल है, इससे भी और ज्यादा प्रोफाइल है सर का। अगर मैं बोलने बैठूं तो उसके लिए और एक मुझे शायद 15-20 मिनट लगेंगे। तो इतना उनका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस है। लेकिन मैं इतना जो आपको अभी मैंने इंफॉर्मेशन दिया, इतना इंफॉर्मेशन शायद काफी रहेगा समझने के लिए। So he is not just an ordinary person, he is an extraordinary person and he is none other than Neuravel के CEO डॉक्टर कैलाश दीवान सर। सर वेलकम। और यहाँ पे जितने लोग भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं, मैं चाहूंगी कि आप वहां से वर्चुअल कैपिंग करें सर को और सर को यहाँ पे वेलकम करें। सर वेलकम, ओवर टू यू। Thank you very much and welcome everyone. Thank you very much for having me in this session. बड़ा अच्छा लगा एंड आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा वॉल्यूम पे है, आई कैन सी, एंड दैट इज वेरी गुड, है ना। आप जब भी आप होस्ट करती हैं आई कैन से कि आपकी एनर्जी जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती मैं देख रहा हूँ एवरी टाइम, है ना। थैंक यू सो इट इज गुड ओनली एंड बढ़िया। अब बात आती है कि साहब आप ये ट्रेनिंग करते क्यों हैं। अब कई सारे लोग नए जुड़े हैं, कुछ लोगों को बता दूं कि अगर आपका ये पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो थोड़ा समझ लीजिए बात को। हम मार्केट में जब जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि साहब आपके प्रोडक्ट में केमिकल तो नहीं है। एक सवाल ये आता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एंड अच्छा, ओके, जेसिका इज फ्रॉम जयपुर। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो ये सवाल आता है कि आपके प्रोडक्ट में केमिकल तो नहीं है। केमिकल से उनका मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को नुकसान तो नहीं करेगा, बट इन जनरल पीपल यूजुअली से, ये स्पेशली योगा वाले जो टीचर हैं या आयुर्वेदा के जो प्रैक्टिशनर्स वगैरह होते हैं, जो पीढ़ियों से इस काम को करते आ रहे हैं वो लोग और पुराने लोग, तो उसका जवाब क्या देना है। एक तो हाँ, इसमें कोई केमिकल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप उनसे ये पूछे कि कहीं आपकी बॉडी में तो केमिकल नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 90% से ज्यादा केमिकल से बनी हुई है। हम जो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी केमिकल है, हमारी जो हड्डियां बनी हुई है जिन मिनरल्स है वो भी केमिकल है। सो इन शॉर्ट, है ना, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, हमारी बॉडी 90% जो है वो केमिकल से बनी हुई है। तो केमिकल से परहेज करना ठीक नहीं है। केमिकल फिलहाल तो हम ये कहेंगे केमिकल नहीं है, बट जब आप आयरन का कैप्सूल खाते हैं तो आप केमिकल खा रहे होते हैं, जब आप कैल्शियम की टेबलेट लेते हैं तो आप केमिकल खा रहे होते हैं, है ना। आप जब भी जिंक की टेबलेट खा रहे होते हैं तो आप केमिकल खा रहे होते हैं। तो केमिकल तो है, आपके खाने में भी केमिकल है, हमारी बॉडी में भी केमिकल है, वी इनहेल केमिकल, वी एक्सेल केमिकल, तो केमिकल तो हमारी बॉडी में। तो पहला तो सवाल ये आ गया कि इसमें केमिकल तो नहीं है। तो बड़े प्रेम से आपको ये जवाब देना है कि हमारे इस प्रोडक्ट में तो केमिकल नहीं है, बट हमारी बॉडी में केमिकल है। हमारी बॉडी 90% से ज्यादा केमिकल से बनी हुई, पहला। दूसरा, क्या ये प्रोडक्ट नेचुरल है?
तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि नेचुरल तो सांप का जहर भी होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सांप का जहर हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, है ना, ऑफ्लाटॉक्सिन जो है वो भी नेचुरल है ना। संखिया जो होता है ना, कॉपर सल्फेट, वो भी नेचुरल है ना, लेकिन पॉइजन है। टोबैको जो है वो भी नेचुरल है, अफीम जो है वो भी नेचुरल है। तो इस कोई भी चीज जो नेचुरल है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, ये कहीं एस्टेब्लिश नहीं करता है। तो इन लड़ना नहीं है, ऐसा नहीं पता लगा कि आपने जाके किसी की गर्दन पकड़ ली, बोले हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नेचुरल का मतलब ये नहीं होता, है ना। तो बड़े प्यार से समझाना है कि सर नेचुरल ही है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि हर नेचुरल चीज जो है वो अ, फायदा करती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ ताकि आपके एक बार ये स्टोरी आपके उसमें जब लेयरिंग हो जाएगी तो फिर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों के साथ। तीसरा सवाल, आपके इस प्रोडक्ट में स्टेरॉइड तो नहीं है? और मैं जब लोगों से ये कहता हूं हाँ हमारे इस प्रोडक्ट में स्टेरॉइड है ना, अब तो औलख सर भी बोलते होंगे, है ना, जगबीर सिंह जी बोलते होंगे, दिलबाग सिंह जी बोलते होंगे, है ना, गिरीश खन्ना साहब बोलते होंगे जिन्होंने मेरी पुरानी ट्रेनिंग्स अटेंड करी हुई है। तो ऐसे हालात में तो फिर लोग कानों के हाथ लगा लेते होंगे, तोबा तोबा तोबा, हम तो स्टेरॉइड नहीं खाएंगे, है ना। तो ट्रेनिंग में मैंने बताया था स्टेरॉइड विटामिन डी अपने आप में हार्मोन भी है, विटामिन डी अपने आप में विटामिन भी है, विटामिन डी अपने आप में स्टेरॉइड भी है। ये नेचुरल स्टेरॉइड है और हमारी बॉडी स्टेरॉइड्स बनाती है, लेकिन स्टेरॉइड का गलत इस्तेमाल जो है वो बॉडी को नुकसान करता है। तो क्या कहेंगे, ये नेचुरल स्टेरॉइड है, लेकिन ये फुल स्टेरॉइड नहीं है, ये ब्रोकन स्टेरॉइड है, इसलिए इसको सीको स्टेरॉइड बोलते हैं, है ना। तो ये भी आप बता दें। अच्छा, स्टेरॉइड हमारी बॉडी में क्या काम करता है? स्टेरॉइड हमारी बॉडी में ब्रेन इडिमा में, अस्थमा वगैरह जो है उसमें काम करता है, कैंसर प्रिवेंशन के लिए स्टेरॉइड काम करता है। बिना स्टेरॉइड के कैंसर कैंसर प्रिवेंशन नहीं हो सकता है। कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है, एडिमा में, अस्थमा में, है ना। बहुत ज्यादा अगर कहीं एग्रीवेटेड हो गया है आपका इम्यून सिस्टम तो उसको रोकने में स्टेरॉइड काम करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप बाहर से इंजेक्ट कर लें, वो खराब होता है। ये तो चूंकि विटामिन डी है और अपने आप में स्टेरॉइड है, तो दिस इज गुड फॉर बॉडी। तीसरी बात आती है कि साहब ये, चौथी बात ये आती है कि हम ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। दैट इज वैलिड क्वेश्चन। कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उन लोगों के लिए बता दूं कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, इसमें कुछ भी नॉन वेज नहीं है। एक और चीज आती है कि साहब फिर ये किससे डिराइव किया हुआ है? तो ये प्लांट बेस्ड है ना, ये प्लांट बेस्ड विटामिन डी है, इसमें कुछ भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है। पांचवा एक सवाल आता है कि साहब अगर इसका ओवरडोज हो गया तो इसका जवाब हमारी स्लाइड्स में आज है, उसमें हम देख लेंगे। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट डॉक्टर एट ए टाइम आपको लिखता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। हम कई बार बिना डिफिशियंसी के भी खा लेते हैं 60,000। और 60,000 कितनी बार खाना होता है? हफ्ते में एक बार खाना होता है, महीने में 4 बार खाना होता है, कुछ नहीं होता। 60,000 यूनिट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा प्रोडक्ट कितना, 400 का पोटेंसी है इसका। 400 की पोटेंसी में 3 पंप सुबह 3 पंप शाम को अगर किसी ने ले भी लिए और स्प्रे कर लिए हैं, और तो उसकी ओवरडोजिंग की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं ओवरडोज भी नहीं होता। कितने साल से ऊपर के लोगों को दिया जा सकता है? ये 3 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये दिया जा सकता है, इसका ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं अपने पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में देता हूं। और मैं, हाँ, अगर कोई बहुत खराब केस नहीं है, इस तरह का कोई क्रिटिकल केस नहीं है जिसमें विटामिन डी नहीं होना चाहिए, विटामिन डी का लेवल जरूरत से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति में है जैसा कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, इन सच केस प्रेगनेंसी के टाइम आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लें और उसके बाद विटामिन डी दे।
नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई पेशेंट जिसको जिसमें विटामिन डी जरूरत से ज्यादा हाई है, उनको नहीं लेना चाहिए, है ना। मेरा मेरा कनेक्शन स्टेब्लिश्ड है, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ऐसा करके बता दे अगर आ रही है तो। ओके गुड, थैंक यू। हाँ जी। फिर आता है साहब कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, हम बात करेंगे आज स्लाइड में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। फिर एक सवाल आता है कि साहब ये तो धूप से अपने आप बनता है। एक साहब मिले थे मुझे और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब ये तो हम 20 मिनट अगर धूप में बैठ जाएंगे तो ये तो हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है, तो फिर इसका सप्लीमेंटेशन क्यों। मैंने स्पेशली इसके लिए 2 स्लाइड बनाई है आज, उसका जवाब देने के लिए कि क्यों सप्लीमेंटेशन जरूरी है, और अगर हम सप्लीमेंटेशन नहीं लेते हैं तो क्या हमारी बॉडी विटामिन डी सनलाइट से, सन एक्सपोजर से बनाती है कि नहीं बनाती है, उसका जवाब भी हमने इसमें दिया है। एंड एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस कॉम्बिनेशन विटामिन डी के साथ में। अच्छा ये विटामिन D2 क्यों नहीं है, मार्केट में तो D2 भी मिलता है, वो क्यों नहीं है। फिर एक सवाल ये भी आता है, अच्छा आप लोग सवाल लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, अगर नहीं लिख रहे हैं तो अगली बार में मैं इसको फिर रिपीट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा समझ लेना इसको ध्यान से। कैसा विटामिन D2 क्यों नहीं। फिर सवाल ये आता है कि इसके साथ में विटामिन K2 7 क्यों है। K2 का भी कई तरह के K2 में भी जो है MK7 है, MK4 है, तो MK7 ही क्यों, इसका भी जवाब हम अभी आज के स्लाइड में देख लेंगे। फिर आता है एक क्वेश्चन के साथ ओरल स्प्रे क्यों, ये कहाँ आप ओरल स्प्रे लेकर के बैठ गए। मुझे किसी ने पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर, दैट फेलो वाज फ्रॉम प्रोबेबली MP, one guy who called me up and he asked me कि सर ये ओरल स्प्रे क्यों, टेबलेट क्यों नहीं, उसका जवाब भी आज के स्लाइड्स में हम बात करेंगे उसके ऊपर। देन हाउ इज योर प्रोडक्ट डिफरेंट, हमारा प्रोडक्ट क्या वाकई दूसरों से डिफरेंट है या हम खाली ऐसे ही फेंक रहे हैं, है ना, वो जानना बहुत जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि मार्केट में तो 70 लोग और बैठे हुए हैं जो विटामिन डी लेके बैठे हुए हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या सच में कुछ स्पेशल है या खाली अपनी माँ सबको अच्छी लगती है तो हम ऐसे ही गाल बजा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कुछ बढ़िया है ना। यकीन मानिए हमारा प्रोडक्ट बढ़िया अगर नहीं होगा तो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन हु विल से कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है। बट दिस प्रोडक्ट ट्रूली क्यों स्पेशल है उसको भी हम आज के स्लाइड में समझेंगे, वो लास्ट स्लाइड में आएगा, थोड़ा सा उसको थोड़ा देखिएगा। क्वालिटी क्या है साहब इसकी, लोग पूछते हैं साहब क्वालिटी क्या है, कई लोग अलग अलग तरीके से कुछ उसमें बीटाडीन सिटाडीन डाल डूल के तुलसी उलसी वगैरह वो करते हैं ना, वो सब दतंग नहीं। क्वालिटी क्या है, साइंटिफिक एविडेंसेस क्या है ना, ये सवाल पूछा जाता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है हमारी। एक सवाल हमारे फाउंडर ने ही हमारे सामने रखा था एक मीटिंग में, आई रिमेम्बर दैट। प्रियंका मैडम ने मुझसे पूछा था कि सर ये बताइए कि हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली क्यों है, हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव क्यों है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि कंपनी की मालकिन ने CEO से यह सवाल पूछा हो कि हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव क्यों है ना। उसका जवाब भी हम देंगे कि हमारा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है भी या नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे खत्म हो गए। नाउ वी आर हेडिंग टू द स्लाइड्स। अब आप लोगों की इजाजत हो तो हम शुरू कर दें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मोस्ट इथिकल वे में जाना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जाना है। मार्केट में कोई भी बंदा हमारी कॉलर पकड़ के ये नहीं कह सके कि आप साइंटिफिक बात नहीं करते हैं, वैज्ञानिक आधार क्या है ना। तो हम शुरुआत से ही इस बात को लेके चल रहे हैं, नो बुलशिट, नो ड्रामा, स्टेटिक्स। हम सारे आंकड़ों की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं और आगे भी यही करते रहेंगे, उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नाउ हियर आई एम स्टार्टिंग विद द स्लाइड्स, है ना। फाइन, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। हम शुरू कर रहे हैं स्लाइड्स। हाँ जी, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है
स्लाइड्स विजिबल है? एक बार मुझे बताइए जी प्रियंका मैडम। जी सर। ऑलराइट, फाइन। सो न्यूरावेल एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम्म, fine। तो एक तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि विटामिन डी क्यों, है ना? ये सवाल अक्सर मुझे देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कुछ ऐसे बोतल वोटल में, 1 लीटर की बोतल में कुछ तो भी सामान लेके आते, उसको फिर 2 ढक्कन हम डाल के ग्लास में और लोगों को पिलाते, है ना? कुछ उस तरीके का क्यों नहीं लेके आए? बहुत सारी कंपनियां हैं जो 28, 30, 40 हर्ब्स, 52 हर्ब्स वाली कोई एक औषधि बना करके देते हैं और उसका कॉम्बिनेशन सर्व कर रहे हैं। आप ये कहाँ विटामिन डी लेके बैठे हुए हैं? विटामिन डी इज फ्रीक्वेंटली अवेलेबल ओवर द काउंटर, व्हाई यू आर सेलिंग विटामिन डी टू दोज? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 81.28% जो लोग हैं वो लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। इट्स अ बिग डेटा, इट्स अ बिग डेटा। ये बड़ा डेटा है ना? एक मिनट, मेरा पेन फिर से। ये आज तो पेन मेरा जल्दी से काम करना बंद हो गया। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है। एनीवेज, आज हम बिना पेन के ही देखते हैं क्या होता है। चल रहा है, चल रहा है। हाँ, चल रहा है। हाँ जी। तो एक तो 81.28% लोग जो हैं वो इज अ बिग पॉपुलेशन। अब देखिए 100% में से 81.28%, 1.4 मिलियन टेस्टेड लोगों में इतना बड़ा आंकड़ा निकल करके आता है जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ये क्या हो गया? ओके, फाइन। ओहो, ठीक है। हाँ जी, रीजनल वेरिएशन को देख लेते हैं। तो 51.6% जो लोग हैं ये साउथ इंडिया से हैं। इतने सारे लोग साउथ इंडिया में विटामिन डी डिफिशिएंट हैं। 48.1% सेंट्रल इंडिया में है, 44.9% नॉर्थ इंडिया में है, 42.9% वेस्ट इंडिया में है और 36.9% नॉर्थ ईस्ट में है। जहां अरुणाचल से सूरज निकलता है, सबसे पहले सूरज अरुणाचल में उगता है, वहां के लोगों में भी 36.9% विटामिन डी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। हाई डेमोग्राफिक रिस्क को देखें अगर, तो 25 साल से कम लोगों में इसकी तादाद अगर देखें तो 84% युवा ऐसे हैं जिन लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। 25 साल से 40 साल के बीच के लड़कों को या जवानों को अगर देखें तो 81% लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी की कमी है। तो सबसे बड़ा मार्केट और सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की हिंदुस्तान में है तो विटामिन डी की है सबसे पहले तो। ठीक है, 63% वुमेन जो हैं वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से ग्रसित हैं और 56% जो है वो पुरुष हैं जो विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अब बात आई थी, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि साहब जब ये डायरेक्ट सन एक्सपोजर से हमारी बॉडी को मिल सकता है तो फिर हम सप्लीमेंट क्यों लेते हैं? व्हाई सप्लीमेंट्स? इट्स अ बिग क्वेश्चन और जेन्युइनली पूछा भी जाना चाहिए। और हम समझदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं और जिम्मेदारी हमेशा समझदार आदमी की होती है। तो फिर हमने जवाब दिया कि साहब इसका जो मेटाबॉलिक पाथवे है विटामिन डी का, जब आप सूरज के धूप में बैठे हो तो किस कंडीशन में आपकी बॉडी में स्ट्रेटम जो सेल्स हैं आपके इसमें स्किन में, वो किस तरीके से विटामिन डी को आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज करते हैं, सिंथेसिस कैसे होता है और ये कैसे आपकी बॉडी में बनता है। तो उसमें कई सारे स्टेप्स जो हैं वो मौजूद हैं। एक तो साहब सूरज की जो रोशनी है वो 290 से
315 नैनोमीटर की अल्ट्रावायलेट जो बी रेज हैं, वो चाहिए इसको विटामिन डी को हमारी बॉडी में मेटाबॉलाइज करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये कब होती है? ये सुबह के 10 बजे से लेके और दिन के 2 बजे के बीच होती है। तो यूजुअली हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में आप 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकले या धूप में नहीं निकले। सर्दियों में भी यूजुअली हम लोग 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे के आसपास हम यूजुअली धूप में नहीं बैठते। तो ये एक बड़ा कारण है कि ये 290 से 315 एनएम जो है वो अल्ट्रावायलेट रेस हमें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से, अच्छा हमें नहीं मिल पाती मतलब कुछ लोगों को नहीं मिल पाती या ज्यादातर लोगों को नहीं मिल पाती। इसमें कुछ अपवाद बोल भी सकते हैं जो इस बीच जो है नंगे बदन बाहर घूमते भी होंगे, तो उनको विटामिन डी की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। दूसरा एक बड़ा कारण होता है डार्क स्किन पिगमेंटेशन। साउथ में हमारे जो लोग हैं या राजस्थान में या मध्य प्रदेश, उड़ीसा वगैरह इन इलाकों में जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, जिनकी स्किन का कलर डार्क है, डार्क ब्राउन है ना, तो ऐसे लोगों में चूंकि मेलानिन बहुत ज्यादा होता है और मेलानिन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज में उनकी जो कैपेसिटी होती है विटामिन डी को बनाने की, उसको ये ब्लॉक कर देता है। तो एक तो इन लोगों को भी विटामिन डी की कमी होती है, प्लस जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 40 साल के बाद में 7D हाइड्रोकोलेस्टेरॉल जो है, 7D हाइड्रोकोलेस्टेरॉल जो है वो हमारी बॉडी में, स्किन में कम होना शुरू हो जाता है। और जब ये कम होना शुरू हो जाता है तो फिर ये विटामिन डी को कैल्सीडायोल में और कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो ये भी एक बड़ा कारण है। प्लस कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष आजकल जो है सनस्क्रीन लगा करके बाहर जाते हैं और सनस्क्रीन लगाने के बाद विटामिन डी हमारी बॉडी में मेटाबॉलाइज नहीं हो पाता है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है, यही हमारी सोसाइटी में मैंने आई हैव सीन मेनी पीपल, वो ग्लास डोर के अंदर बैठ करके वहां धूप आती है एंड दे थिंक दैट दे आर गेटिंग विटामिन डी। नहीं साहब, अगर ग्लास विंडो से छन के आपके पास धूप आ रही है तो फिर देन यू आर नॉट मेटाबोलाइजिंग योर विटामिन डी इन योर बॉडी। ठीक है, एक ये भी बड़ा कारण है। प्लस बॉडी एरिया एक्सपोज टू द सनलाइट, कितना बड़ा एरिया, कितना बड़ा पार्ट आपका बॉडी का एक्सपोज होता है, दैट ऑल्सो मैटर्स। यूजुअली हमारे कमर के आसपास का हिस्सा और हमारी पसलियों वाला जो हिस्सा है ये विटामिन डी बनाता है। हम क्या करते हैं, हमारे हाथ और पैर जो है वो खुले होते हैं, चेहरा खुला होता है एंड वी थिंक दैट वी आर गेटिंग इनफ सनलाइट एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू विटामिन D3, बट वी आर रॉन्ग, वी आर नॉट गेटिंग दैट मच। ऑलराइट, ओबेसिटी में चूंकि फैट जो है वो टिश्यूज में स्टोर हो जाता है और ब्लड में फैट का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप चाहे धूप में कितनी ही देर बैठ जाएं, ये कैल्सीडायोल में कन्वर्ट नहीं होगा और कैल्सीट्रायोल में भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि उन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। क्रोनिक लीवर डिजीज है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है या एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है, चाहे वो लीवर सीरोसिस है, ऐसे लोग धूप में अगर पूरे नंगे होकर दिन भर भी घूमेंगे तो भी उनकी बॉडी विटामिन डी नहीं बनाएगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और मोर देन 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है उनको लीवर की प्रॉब्लम तो है ही है, और फैटी लीवर ग्रेड 1 तो मोस्टली लोगों में, इंडियंस में पाया जाता है। तो ये एक बड़ा कारण है हिंदुस्तान में, जहां सूरज इतनी तेजी से चमकता है वहां लोगों में विटामिन डी की कमी है। प्लस क्रॉनिक किडनी डिजीज, चूंकि अल्टीमेटली लीवर में कैल्सीडायोल बनने के बाद ये आपकी बॉडी उसको किडनी में भेजती है और किडनी उसको कैल्सीडायोल को कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट करती है। बट अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो फिर आपका कैल्सीडायोल कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से भी आप लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा भारी है, लेकिन 3-4 बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा और ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी थोड़ा और आसान भी बना देंगे। अगर और इजी करना है तो भी मुझे बताना। अच्छा, मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से भी जो है विटामिन डी आपकी बॉडी में
कम होता है। क्या? एक तो सेलिएक डिजीज, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों में सेलिएक डिजीज होती है ना। गेहूं खाने की वजह से उन लोगों का पेट फूलता है, वजन बढ़ता है, अनईजी रहते हैं, उन लोगों को सेलिएक डिजीज होती है। ठीक है, तो सेलिएक डिजीज वाले लोगों में भी मेल एब्जॉर्प्शन होता है और विटामिन डी आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाया। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में इंफेक्शन या पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होता है तो भी विटामिन डी आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है। बेरिएट्रिक सर्जरी, कुछ लोग जो बहुत मोटे होते हैं, ओबीज होते हैं, उन लोगों में स्टमक को काट के और आधा कर दिया जाता है जिससे कि उसमें खाना कम जाए, जल्दी से पेट भर जाए और ब्रेन को यह सिग्नल चला जाए कि साहब पेट भर गया है। उसको बेरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं, मोटापे को कम करने के लिए उसको किया जाता है। ऐसे लोगों में भी विटामिन डी का जो है मेल अब्जॉर्प्शन होता है और वो उन लोगों में कमी होती है। अच्छा, एंटी एपिलेप्टिक डिजीज में भी जो लोग दवाइयां खाते हैं, है ना, उन लोगों में विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और उनकी बॉडी जो है वो सनलाइट से होने वाले एब्जॉर्प्शन को विटामिन डी 3 में कन्वर्ट नहीं करता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बड़ा सीरियसली सुन रहे होंगे और कुछ लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। तो जिन लोगों को मिर्गी की प्रॉब्लम है ना, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है ना, फेंट हो जाता है किसी का बच्चा या कोई व्यक्ति, ऐसे लोगों में विटामिन डी की नॉर्मली कमी होती है ना। एक रिफाम्पिसिन जो है, एक मेडिसिन आती है, वो कुछ केसेस में जैसे टीबी वगैरह में देते हैं, उन लोगों में भी विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। ये मेडिसिन जो है विटामिन डी को मेटाबोलाइज नहीं होने देती और उसको बॉडी से बाहर फेंक देती है उन लोगों में। तो जो लोग टीबी से ग्रसित लोग हैं या जो भी व्यक्ति रिफाम्पिसिन खा रहा है, उन लोगों में भी विटामिन डी की कमी होती है। लास्ट है ऑर्ली स्टेट। ऑर्ली स्टेट एक ऐसी टेबलेट है, हाँ ये मैं आपको बता देता हूं, आप लोग लेकिन ट्राई मत करना इसको। ऑर्ली स्टेट एक ऐसी मेडिसिन है जो ओवर द काउंटर बिकती है। आपने जैसे किसी पेशेंट ने मान लो हलवा खाया, है ना, बहुत घी वाला हलवा खाया, या किसी बाजरे की रोटी में खूब सारा, राजस्थान वाले लोग जो है तेल भी डालते हैं, तिल का घाणी का बना हुआ तेल भी डालते हैं बाजरे के उसमें रोटी में, और उसको चूर के खाते हैं, उसका चूरमा बना के उसमें गुड़ वगैरह डाल के, और मैंने खाया है वो अब राजस्थान में। अच्छा, बाकी दाल बाटी जब खाते हैं तो उसमें पूरा घी में डुबो करके खाते हैं, उसके ऊपर थाली में जो है, और मैं तो कुछ शादियों में भी गया हूं वहां तो मैंने देखा है कि वो लोग पूरा थाली को भर देते हैं घी से और इस तरह से वो जो भोजन करते हैं, स्पेशली बड़े ओकेजन्स में या घर में कोई मेहमान आता है तो वो लोग इस तरह से वो घी खाते हैं। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में वो पूरा का पूरा घी अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो एडिपोज टिश्यूज में जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा और मोटापा बढ़ेगा। तो कुछ समझदार लोग क्या करते हैं, डॉक्टर की सलाह से ऑर्ली स्टेट नाम की एक टेबलेट आती है उसको ले लेते हैं। ऑर्ली स्टेट क्या करता है, उस पूरे के पूरे घी में से मोर देन 70%, 75% घी को सवेरे टॉयलेट में, लेटरिन में बाहर निकाल देता है ना। ये बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों को ये मुझे लगता काम आएगी, लेकिन ऐसा ट्राई मत करना बिना डॉक्टर से पूछे, है ना। तो कुछ महिलाएं इस तरह से करती हैं कि मैं आज, मेरा घी खाने का मन है, मेरा आज मिठाई कुछ खाने का मन है ना, लेकिन मैं रात को सोने से पहले एक ऑर्ली स्टेट लेके सो जाऊंगी तो सवेरे टॉयलेट में पूरा घी निकल जाएगा, और यकीन मानिए पूरा का पूरा घी उसमें निकल जाता है, पूरा एकदम स्मूथली जो है टॉयलेट होती है और वो निकल जाता है। लेकिन फिर ध्यान रखना है कि उसमें फिर जब आप वॉश करते हैं तो उसमें पूरा वॉश नहीं होता, वो घी वहां लगा हुआ रह जाता है, तो वो एक चैलेंज आता है। और ज़्यादातर पेशेंट्स मेरे जो हैं उन्होंने आके ये बताया कि साहब हम जब लेटरिन करने के बाद जब धोते हैं पानी से तो फिर बात बनती नहीं, फिर वहाँ साबुन लगाना पड़ता है, क्योंकि वो घी जो है वहाँ उस पार्ट पे जमा हो जाता है और उसको वो दिन भर, नहीं तो फिर अंडरवियर खराब होगी, उस पर घी लगा हुआ रहेगा। एक और चीज जो है ऑर्ली स्टेट की वजह से होती है वो ये होती है कि अगर आपने बहुत ज्यादा ऑर्ली स्टेट यूज कर लिया तो कई बार ऑर्ली स्टेट की वजह से घी या तेल बिना आपको बताए भी नीचे के रास्ते से निकल जाता है, और आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं उस चेयर पे निशान भी बन जाता है, आपकी अंडरवियर से होके, और आपके पीछे जींस विंस पे वो स्टॉप जो एक स्पॉट भी बनना शुरू हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए, हालांकि मैं उसको रिकमेंड भी नहीं करता हूं, बट जो लोग ऑर्ली स्टेट लेते हैं उन लोगों में भी विटामिन डी जो है वो
कम होता है। थोड़ी सी आज ट्रेनिंग लंबी हो जा रही है, मैं देख रहा हूं, हम इसको थोड़ा अभी शॉर्ट करते हैं आगे चल के। कुछ को फैक्टर्स भी हैं। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो मैग्नीशियम जो है वो आपकी बॉडी में विटामिन डी को एक्टिवेट करता है ना। तो इसलिए ये आपकी बॉडी में अगर मैग्नीशियम नहीं है तो विटामिन डी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बड़ा कारण है विटामिन डी का आपकी बॉडी में नहीं होने का। जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो इसका क्या है, फ्रेनिमी है ना, फ्रेनिमी। मेरा आज पेन काम नहीं कर रहा है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूं, है ना, मैं देखता हूं लिख सकता हूं तो। ये फ्रेनिमी है, फ्रेनिमी का मतलब होता है फ्रेंड भी है और एनिमी भी है ना। तो इसकी वजह से ये होता है, कई बार विटामिन डी की कमी हो जाती है। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो विटामिन डी के रोल को देख लेते हैं। विटामिन डी जो है, चूंकि एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है, ये हार्मोन भी है और ये हार्मोन स्टेरॉइड भी है। इसका मोटा मोटी काम क्या है, ये हमारी बॉडी में मैगी बनाता है। मैगी का मतलब क्या हो गया, ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है और इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है। मैं यहां मोटा मोटी आपको ये बता देता हूं कि ये विटामिन्स और मिनरल्स में क्या डिफरेंस है। तो मिनरल्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं आपकी बॉडी में, आपके पैर की तकलीफ को आपके दिमाग तक भेजते हैं, आपके पेट की तकलीफ को दिमाग तक भेजते हैं। दिमाग जो सिग्नल देता है, आदेश देता है, उसको पैरों तक, पेट तक, हाथों तक, जीभ तक, आंतों तक पहुंचाने का काम जो है ये कौन कम्युनिकेट करता है, ये मिनरल्स करते हैं। और उन मिनरल्स जो है, जो अगर टेलीफोन है तो उसकी रिपेयर के लिए जो इंजीनियर है वो है विटामिन्स। तो इसको आप इस तरीके से समझ लें, ठीक है। अब विटामिन डी की डिफिशियंसी के संकेत क्या क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति में, यहां से हमारी मेन ट्रेनिंग शुरू होती है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति में जोड़ों का दर्द है, हड्डियां कमजोर है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में जो K27 है ना, आप मैकेनिज्म को समझिएगा। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है आपकी आंतों में, और K27 क्या करता है, K27 इसको लेके और आपकी हड्डियों में और आपके दांतों में भेजता है। अगर विटामिन डी को बिना K27 के लिया जाए तो फिर क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ये कैल्शियम जाके आपकी आर्टरीज में कहीं डिपॉजिट हो सकता है, आपकी किडनी में कहीं डिपॉजिट हो सकता है। तो इसलिए अगर जो जोड़ों में दर्द है तो इसका मतलब विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम की कमी होगी ही होगी, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑस्टियोकैल्सिन नाम का एक प्रोटीन बनाता है विटामिन K27, जो विटामिन डी को यहां बाइंड कराता है, वीडीआर जो है इसको बाइंड कराता है और यहां कैल्शियम के डिपॉजिट को एंश्योर करता है। आगे चलते हैं। अगर किसी को फटीग की प्रॉब्लम है, फटीग का मतलब है सुबह से लेकर रात तक, कभी माथा दर्द है, कभी सांसें फूल रही है, कभी पल्पिटेशन लग रहा है, कभी दिल जोर जोर से धड़क रहा है, काम करने का मन नहीं है, मेमोरी लॉस हो रहा है, दिन भर नींद आती है, मसल्स में दर्द रहता है, एडियो में दर्द रहता है, गला खराब रहता है ना, और रात को नींद नहीं आती है, तो गलती से भी ये मत सोच लेना कि साहब ये तो प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे, प्रेम नहीं, है ना। ये मसल्स की प्रॉब्लम है, ये फटीग है ना, ये विटामिन डी नी कमी छे, है ना। तो फटीग अगर किसी को है तो उसमें विटामिन डी की कमी हो सकती है। मसल्स दर्द करता है क्योंकि मसल्स में कैल्शियम का जाना जो है वो विटामिन डी इंश्योर करता है। मसल्स के एक्सपेंशन और उसके फैलने और सिकुड़ने को देखता है कौन, कैल्शियम देखता है, तो ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है और माइंड थका थका रहता है। इन तीनों ही कंडीशंस में विटामिन डी की कमी देखी जाती है। ये इम्यूनिटी का मॉड्यूलेटर है, इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं करता है ना। इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया, बाहर से आपकी बॉडी में कोई माइक्रोब्स घुस गया है तो उससे लड़ने लड़ाने का जो काम करती है वो व्हाइट ब्लड सेल्स करती है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स को बनने बनाने के लिए और उनसे फाइट करने के लिए उसी तरीके की व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने में विटामिन डी का बड़ा रोल होता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्यूनिटी के एग्रेशन को रोकता है। ये क्या काम करवाता है, आइडेंटिफाई करवाता है कि कौन माइक्रोब घुस गया है,
दूसरा उसको डिस्ट्रॉय करता है, और तीसरा ये वापस आएगा तो उसके लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी बना के रखना है, कैसा एंटीबॉडीज बना के रखना है, उसको भी ये याद रखता है। स्ट्रेस को कम करता है, और स्ट्रेस जब बढ़ता है तो कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है। कोर्टिसोल कोर्टिसोल जो है वो ग्रेलिन नाम के हार्मोन को बनाता है, मतलब उसको पैदा होने में हेल्प करता है। ग्रेलिन भूख लगाने वाला हार्मोन है, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहां, ठीक है। तो ग्रेलिन बना तो भूख लगी, भूख लगी तो इतनी भूख लगी कि दिन भर आदमी खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, उसको होश ही नहीं है कि पेट भर गया, क्योंकि पेट भरने का जो सिग्नल है वो सिग्नल ब्रेन को नहीं पहुंच रहा है। तो कौन देता है वो सिग्नल? वो देता है लेप्टिन नाम का एक हार्मोन। तो लेप्टिन नाम का जो हार्मोन है वो नहीं है, उसकी वजह से जो है ये भूख लगती है, और बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसमें ज्यादा खा लेता है। दूसरा, स्ट्रेस ये इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करता है, प्लस ज्यादा खाने की वजह से मोटापा बढ़ेगा, मोटापे की वजह से डायबिटीज होगा, डायबिटीज और उसके साथ में डिप्रेशन। इन सारी सिचुएशंस में विटामिन डी आपकी हेल्प करता है। कभी फुल डे की ट्रेनिंग होगी तो हम इसके मैकेनिज्म को भी देख लेंगे। मेरा भी मन करता है कि मैं पूरा आपको इसका मैकेनिज्म समझाऊं कि किस तरीके से जो है ACTH काम करता है, किस तरीके से CRH काम करता है, कौन से बॉडी के पार्ट से ये सीक्रेट होता है। बट इट विल बी अ लॉन्ग सेशन, ये कम से कम 4-5-6 घंटे का सेशन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूं कि इस ज्यादा भूख लगने में, बॉडी में इन्फ्लेमेशन में, ओबेसिटी में, डायबिटीज और डिप्रेशन में, इन सभी सिचुएशंस में जो है मेजर रोल जो है वो स्ट्रेस का होता है, और स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए विटामिन डी बड़ा काम करता है। एक पैराथायरॉइड हार्मोन होता है। पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो क्या काम करता है आपकी बॉडी में, कि आपकी बॉडी में जब ब्लड में ये कम हो जाता है कैल्शियम, तो ये क्या करेगा, जहां पर कैल्शियम स्टोर किया हुआ है वहां से खींच के लाएगा। तो कहां से खींच के लाएगा? किडनी से खींच के लाएगा, प्लस आपकी हड्डियों से खींच के लाएगा। तो अगर सच में आपकी बॉडी में कैल्शियम बहुत कम है तो ये आपकी हड्डियों को खोखला कर देगा, आपकी हड्डियों से खींच करके पैराथायरॉइड हार्मोन जो है ब्लड में दे देगा। अच्छा, ब्लड क्या करेगा? ब्लड मसल्स को दे देगा, हार्ट को दे देगा, जगह जगह कैल्शियम की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, वहां वहां ये भेज देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपने कैल्शियम खाया नहीं, आपने विटामिन डी खाया नहीं, ऐसी सिचुएशन में आपकी हड्डियां कमजोर हो गई। बताओ कितनी फनी चीज है। अगर कोई मार्केट में जाके ये बोल दे कि विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती है, तो आदमी तो आपके ऊपर हंसने लगेगा, वो बोलेगा ये अनपढ़ जाहिल आदमी, इसको मालूम ही नहीं है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होती है। लेकिन जब आप उसे ये बताओगे कि कैल्शियम जाएगा ही नहीं अगर विटामिन डी नहीं होगा, तो बेसिकली हु इज रेस्पॉन्सिबल? विटामिन डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? कैल्शियम, एंड कैल्शियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बोन स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से, और कैल्शियम को वहां से खींच के कौन निकाल रहा है? पैराथायरॉइड हार्मोन। और विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी आते ही सबसे पहले ये पैराथायरॉइड हार्मोन को अपने चैम्बर में बुला करके बोलता है, देखो दादा अभी बहुत हो गया, अभी हम आपको कैल्शियम निकाल करके देगा आंतों से, जो खाने में कैल्शियम आएगा दैट आई विल गिव इट टू यू। तो एखन की करबो, एखन आपको हड्डियों से कैल्शियम लेके आने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। ओबेसिटी पे हमने बात कर ली, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस होता है, ग्रेलिन कम होता है, ग्रेलिन ज्यादा हो जाता है, लेप्टिन कम हो जाता है भूख ज्यादा की वजह से। फिर ये धीरे धीरे जो ज्यादा खाना है वो एक्स्ट्रा आपके यहां आके डिपॉजिट हो जाता है। जब यहां डिपॉजिट हो जाएगा सबक्यूटेनियस फैट में, और ये आप में जो है ये ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी प्रभावित होती है, और डायबिटीज होने के चांसेस जो है यहां इस तरीके से बढ़ते हैं। विटामिन डी इसको रोक देता है। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, आपकी बॉडी में जब भी किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है उसके पीछे बड़े कारण होते हैं कि कोई वायरस घुस गया, कोई बैक्टीरिया घुस गया, फंगस चली गई, किसी भी तरीके का पैथोजन आपकी बॉडी में गया, या फिर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज्यादा चला गया। कौन सा कोलेस्ट्रॉल? जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो वो कहां जाके डिपॉजिट हो रहा है? वो आपकी आर्टरीज में जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो विटामिन डी और K27 का कॉम्बिनेशन क्या करता है? ये MGP बनाता है, मैट्रिक्स ग्ले प्रोटीन बनाता है।
मैट्रिक्स ग्ले प्रोटीन क्या करता है, इसकी जो एंडोथीलियम लेयर है, इस लेयर को ना बिल्कुल कपड़े जैसा बना देता है। जैसे कपड़े के ऊपर मान लो कोई कुछ सब्जी वगैरह गिर गई है, तो आप दोनों तरफ से कपड़े को जब झटकते हैं तो किस तरीके से वो कुछ भी जो उसके ऊपर लगा हुआ था वो झटके से उखड़ के साइड में हो जाता है। तो ये इसके इंडोथेलियम लेयर को लचीला बना देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ डिपॉजिट हो गया है ये यहाँ से हटने लगता है। दूसरा, चूंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, ये दर्द को, सूजन को कम करता है, तो धीरे धीरे यहाँ पर ये डिपॉजिट जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स ग्ले प्रोटीन मैंने बता ही दिया है कि इसके ल्यूमेन में किस तरीके से डिपॉजिट हो गया है, उसको ये धीरे धीरे हटा देता है। CIMT एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हमारे साथ में आज हैं, वो लोग समझेंगे। कैरोटिड इंटीमा मीडिया थिकनेस टेस्ट होता है एक, जो एक प्रोब लगा करके जो है ये गले के ऊपर, गले से हल्का सा नीचे, और जो ट्रांसड्यूसर लगा के और चेक करते हैं कि हमारी आर्टरीज जो हैं वो कितनी चौड़ी है, कितनी पतली है, उसमें प्लाक फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, हमारे हार्ट को आने वाले टाइम में कितना खतरा है ना। तो ये इंटीमा मीडिया जो है उसको देखता है। तो इंटीमा मीडिया से जब हम टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि ऐसे लोग, जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, उन लोगों में आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन वगैरह ज्यादा देखा जाता है। दूसरा, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है। तो विटामिन डी क्या करता है, IL-6 और TNF अल्फा नाम के दो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं उनको रिड्यूस कर देता है, और उसकी वजह से जो है ये आपका ब्लड फ्लो ठीक हो जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं, कार्डियक इनसफिशिएंसी जो है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, कार्डियक आउटपुट जो है वो ठीक हो जाता है, और ब्लॉकेज जो है, प्लाक फॉर्मेशन वगैरह, वो भी रिड्यूस हो जाता है। आप अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहें, इफ यू आर ए डॉक्टर एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू द रिसर्च पेपर, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई हैव मेंशन्ड दिस हियर, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, आप अगर लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। AHAjournals.org और davincilab.com और menaq7.com और ये लास्ट वाला mdpi.com है ना। ये 35 सोर्सेज जो हैं उससे ये निकाला। 35 स्टडीज नहीं है, स्टडीज तो हजारों लोगों के ऊपर हुई है, ये 35 सोर्सेज हैं जहां से ये निकाल के हम लेके आए। मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन, मैं बता ही चुका हूं कि हमारी बॉडी में मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, और विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। दोनों ही वाइस वर्सा काम करते हैं। और मैग्नीशियम क्या करता है, मोर देन 300 मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, 300 से ज्यादा उसमें काम करता है। क्या क्या काम करता है, अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, तो मैग्नीशियम की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है, विटामिन डी जिम्मेदार है। अगर एनर्जी लेवल कम है तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। मसल्स क्रैम्प अगर आ रहे हैं तो विटामिन डी की कमी। अगर लेट्रिन साफ नहीं लग रही है, कॉन्स्टिपेशन है, तो विटामिन डी मैग्नीशियम की कमी है ना। नर्व डिसऑर्डर तो मैग्नीशियम की कमी। और कॉग्निटिव अगर आप में प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर वगैरह है या स्ट्रेस वगैरह है, तो भी मैग्नीशियम की कमी होती है। और मैग्नीशियम की कमी डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है, विटामिन डी के साथ रिलेटेड है। तो विटामिन डी जो है मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को एंश्योर करता है। आगे चलते हैं। 1 घंटा हो गया है हमको, मैं आधे घंटे में अब इसको खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ हूं, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को यह सुनिश्चित करता है, जैसा कि हमने देख लिया था। कैल्शियम क्या काम करता है, कैल्शियम दांतों के लिए, हड्डियों के लिए तो जरूरी होता ही है। कैल्शियम आपके मसल्स में एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये कौन से मसल्स हैं जो कंटिन्यूअसली एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। तो ये तो आपका हार्ट है जो 24/7 जो है वो फैलता है और सिकुड़ता है। उसको किसकी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की। कैल्शियम को किसकी जरूरत पड़ती है, विटामिन डी की। आपकी जीभ को, आपकी आंखों की पलकों को, आपके इंटेस्टाइन को जो रेगुलरली काम करती रहती है उनको जरूरत पड़ती है। आपके एसोफेगस को जरूरत पड़ती है, अन्न नली जो है वो आपके खाने को आगे पहुंचाती है। आपके बड़ी आंत जो आपके खाने को शरीर से बाहर फेंकती है। आपके यूरिन के लिए, यूरिन को बाहर निकालने के लिए जो है वहाँ वो मसल है उसकी जरूरत पड़ती है। तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ चलने के लिए काफ मसल्स में
आपके बॉडी में, हाथों में मुट्ठी बंद करने के लिए, उन सब के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। डायबिटीज प्रिवेंशन में मैं आपको बता दूं कि वीडीआर होता है पेनक्रियाज में, विटामिन डी रिसेप्टर्स, और वो इंसुलिन के सिक्रेट करने में उसके लिए बड़ा हेल्प करते हैं। तो डायबिटीज में डायरेक्टली रिलेशन जो है इसका है विटामिन डी का। सेक्सुअल हेल्थ, लास्ट टाइम हमने इस पे डिटेल में बात करी थी, आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, चाहे टेस्टोस्टेरोन लेवल हो, चाहे ओव्यूलेशन महिला में हो, चाहे मूड जो है स्विंग हो, इन सब में कौन काम करता है? इन सब में विटामिन डी काम करता है। ये अगर हम देखें थोड़ा सा, ये टेस्टिकल्स हैं आपके, है ना, ये टेस्टिकल्स के अंदर, मेरा पेन ऐसे टाइम पे आके बंद हो जाता है। ओके ओके, ये टेस्टिकल्स हैं, आप देख रहे होंगे। और इनको अगर हम जूम इन करके देखें, जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी, एक पेन, हाँ जी, इसको देख लीजिए, ये टेस्टिकल्स है। थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखते हैं। तो जूम इन जब करेंगे तो हमें पता लगेगा, ये जूम इन किया तो हमने इसके अंदर देखा कि ये लीडिंग सेल्स होते हैं। लीडिंग सेल्स के अंदर ये वीडीआर है, यहां पे, है ना, ये वीडीआर है, ये वीडीआर, ये विटामिन डी रिसेप्टर है। विटामिन डी रिसेप्टर क्या करेगा? आपके विटामिन D3 को, कोलिकैल्सिफेरॉल को, है ना, ये कहां ले जाएगा? लीडिंग सेल्स में ले जाएगा। लीडिंग सेल से एब्जॉर्ब करवाएगा, एब्जॉर्ब करवा के ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियस में लेके जाएगा। न्यूक्लियस में, दिस इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में जाने के बाद ये क्या करेगा? एक RXR रिसेप्टर जो है वो बनाएगा। RXR एक केमिकल है, वो बनाता है। और जब ये केमिकल बनता है तो क्या काम करता है? आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, स्पर्म काउंट बनाता है, स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करता है, और स्पर्म के मरने की जो रेट है उसको कम करता है। ठीक है। इसके अलावा ये जिंक के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जिंक भी मोर देन 300 मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। घाव भरने में बड़ा काम करता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने में बड़ा काम करता है, बिहेवियरल जो एनोमली है उसमें ये काम करता है, स्किन में ये बड़ा काम करता है, डायरिया में बेसिकली जो है जिंक एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है, इम्यूनिटी में ये बड़ा रोल प्ले करता है। और इस जो स्टंटेड जो ग्रोथ है ना, डॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं, जिसमें बच्चा छोटा रह जाता है, ऐसी सिचुएशन में भी जो है जिंक का बड़ा हाथ होता है। तो ये जिंक के एब्जॉर्प्शन को एंश्योर करता है। थायराइड फंक्शन पे हमने बात करी ली है। बोन रिमॉडलिंग में मैंने बता दिया कि ये किस तरीके से ऑस्टियोकैल्सिन नाम का एक वो बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये ऑस्टियोकैल्सिन जो है वो बोन की रीमॉडलिंग कराता है। जो कमजोर बोन्स है उनमें ये कैल्शियम के डिपॉजिट को करके और उनको बाकायदा जो है फौलादी बना देता है। हाँ, ये थोड़ा सा स्पेशल आज मैंने इसमें डाला है, जो दिल्ली में मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात करी थी, है ना, अनेट और एस्मेट, है ना, ये दो हैं जो दिन भर के आपके हैप्पी हार्मोन को, जो सेरोटोनिन जो आपका हैप्पी हार्मोन है, उसको जैसे ही अंधेरा डलता है ना, जैसे ही रात आती है, ऑटोमेटिकली आपके हैप्पी हार्मोन्स को एन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है, सेरोटोनिन एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? मेलाटोनिन में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा हाइड्रोक्सी इंडोल और मिथाइल ट्रांसफरेज जो है, जिसको हम HIOMT बोलते हैं या HIOMT बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम ASMT भी है, एसिटाइल सेरोटोनिन और मिथाइल ट्रांसफरेज भी हम उसको बोलते हैं। ये क्या करता है? ये भी दिन भर के सेरोटोनिन को रात को मेलाटोनिन में कन्वर्ट कर देता है और ये बढ़िया नींद लेके आता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, आपका प्रोडक्ट आप जब लेते हैं और रात को जब आप लेते हैं तो आपको नींद बड़ी अच्छी आती है। तो ऐसे बरसों की कुछ धनाढ्य सेठ हैं, बड़े लोग, सूरत के हीरा के व्यापारी हैं, गुजराती लोग जिनके पास पैसे बहुत होते हैं, उन लोगों को रात को नींद नहीं आती, है ना, रात को लेट खाना खाते हैं। फिर वो ढोकला थेपला, शौकीन लोग होते हैं, खूब रात को खा लेते हैं, है ना, ऊंधियू,
ये सब खाने के बाद रात को जब नींद नहीं आती है तो फिर ये विटामिन डी जो है वो इंसोम्निया को एड्रेस करता है, रात को मस्त नींद लेके आता है। आई एम सॉरी। अब एक सवाल ये था साहब के टेबलेट कैप्सूल में ले आते, स्प्रे में क्यों ले आए? इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेबलेट कैप्सूल में लाना ठीक था या स्प्रे में ठीक है। कोई भी टेबलेट या कैप्सूल जब आप खाते हैं तो उसका असर आपकी बॉडी में 20 से 30 मिनट के बाद होता है। ओरल स्प्रे जो है वो आपका 2 से 3 मिनट में अपना काम करना शुरू कर देता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम देखें तो कोई भी टेबलेट या कैप्सूल आपकी बॉडी में 39% से मैक्सिमम, अगर उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है तो 53% ही उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो से सपोज आपने अगर कोई 2000 रुपए का कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा हुआ है तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है आपकी बॉडी में 1000 रुपए का ही हुआ। ये 2000 रुपए आपके लगे और काम कितना आया? 1000 रुपए का ड्रग आपके काम आया। अगर आप इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं तो 100% आपकी बॉडी में काम आ जाता है, लेकिन जब आप ओरल स्प्रे लेते हैं तो 98% जो है उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। मैं इसलिए कहता हूं हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन 98% है। कैप्सूल अगर आप कहते हैं कि साहब कैप्सूल हमारा 1500 रुपए का 1600 रुपए का है तो कैप्सूल का यूटिलाइजेशन कितना हुआ? 800 रुपए का। बट चूंकि 1600 रुपए का या 1100 रुपए का अगर आपका स्प्रे है तो स्प्रे का 98% यूटिलाइजेशन हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई यूजुअली से ये महंगा प्रोडक्ट नहीं है बल्कि सस्ता प्रोडक्ट है। ओके, क्वालिटी हाई एंड टेक्नोलॉजी है, WHO रिकमेंडेड गाइडलाइंस पे काम करता है, ISO सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफिकेशन है, सेफ फूड है, नेचुरल फूड है, बिल्कुल आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं डाला हुआ है, ग्लूटेन फ्री है, FSSAI सर्टिफाइड है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्मा का ग्रेड है, सबसे दुनिया का बेहतरीन ग्रेड जो होता है वो ग्रेड का ये प्रोडक्ट है, सेफ फूड है, सोयाबीन फ्री है, प्योरली ऑर्गेनिक है। आप देख सकते हो सर्टिफिकेट में ऑर्गेनिक है, GMP सर्टिफाइड है और 100% नेचुरल है और सेफ फूड जो है उसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास में है। ओके, ESB डेवलपमेंट UK इंग्लैंड, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और गूगल पे जाके आप इसकी वेबसाइट पे चले जाना। यहां जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो नॉन GMO प्रोजेक्ट है। ये वेजिटेरियन सोसाइटी द्वारा अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, ये वीगन प्रोडक्ट है और ये बेसिकली उसका जो डेरिवेटिव है वो कहां से आता है? ये वीटाशाइन D3 का है जो इंग्लैंड की कंपनी है और उसी का डेरिवेटिव है जो हम इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का ट्रेनिंग इतना ही, अगली ट्रेनिंग में प्रोबेबली हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए मुझे आप इजाजत देंगे।